किसान आंदोलन का 33वां दिन। भारतीय रेल, ऐसा कहा जाता है, रिश्तों को जोड़ती है। सरकार ने कहा अब ये कृषि को जोड़ेगी। सरकार ने कहा कृषि नीति की ओर ये एक बड़ा कदम है, तो विपक्ष ने कह दिया कि कृषि और किसान की आड़ में सरकार राजनीति कर रही है, जिसको लेकर मचा बवाल। तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों को 100वीं किसान रेल की सौगात दी। कोरोना काल में किसानों के लिए इस रेल की शुरुआत की गई थी और आज देश में 100वीं किसान रेल चलाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे हरी झंडी दिखाई। ये किसान रेल महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल के बीच चलेगी, यानी कि महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। ट्रेन की कई खासियतें भी हैं। ये रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले काफी सस्ती है। इसमें रेफ्रिजरेटेड कोच लगे हैं। इसकी क्षमता 17 टन और ट्रेन के कंटेनर फ्रिज की तरह हैं। इसके जरिए जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पाद जैसे फल, सब्जी, दूध, मीट को भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। किसानों को ये रेल की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। अब पश्चिम बंगाल के मार्केट से जुड़ने के लिए सस्ती और सुलभ सुविधा मिल गई है। जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही हैं, एक कर रही हैं। कि किसान रेल से देश के 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें किसानों के लिए कोई न्यूनतम मात्रा तय नहीं की गई है। अगर कोई किसान 50-100 किलो का पार्सल भी भेजना चाहता है तो वो भी भेज सकता है। यानी छोटे किसान का छोटे से छोटा उत्पाद भी कम कीमत में सही सलामत बड़े बाजार तक पहुंच पाएगा। आजादी के पहले से भी भारत के पास बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क रहा है। कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी टेक्नोलॉजी भी पहले से मौजूद रही है। अब किसान रेल के माध्यम से इस शक्ति का बेहतर इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। साथियों, छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। जी हां, प्रधानमंत्री की किसानों को सौगात और खासकर छोटे छोटे किसानों के लिए सरकार ने ये 100वीं रेल, यानी कि 4 महीने के भीतर किसानों के लिए सरकार ने आज, यानी कि जिसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, ये 100वीं रेल। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की बॉर्डर पर किसान पिछले 33 दिन से डटे हैं। किसानों ने बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला लेते हुए शनिवार को सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसका सरकार ने जवाब आखिरकार दे दिया है। सरकार किसानों से बुधवार 2 बजे बातचीत करेगी। इससे पहले किसानों ने कल 11 बजे बातचीत के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी थी। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहां किसानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सिंगू बॉर्डर पर भी किसान डटे हैं, जहां किसानों ने बैठक की। सरकार ने भी किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत का मौका दे दिया है। 33 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। इसी तरह चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर भी किसानों का धरना जारी है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें। वहीं किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। जी हां, ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है।
और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है, जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए, किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। जो देश के रणबांकुरों ने कांग्रेस का तिरंगा पकड़कर लड़ी, आज उस आजादी का बोध और उसे आत्मसात करने की दोबारा जरूरत है। देश का अन्नदाता किसान लाखों करोड़ों की संख्या में आंदोलन पर है और दिल्ली में बैठी सरकार उनकी आवाज तक सुन नहीं रही। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, अपनी जिंदगियां देने को मजबूर है और सरकार उनकी बात सुनती नहीं। जी हां, कांग्रेस नेता को आप सुन रहे थे। आज 136 साल स्थापना के। इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में सियासी नुमाइंदे हैं कि आखिर किसानों को लेकर अभी 7 बजे हैं, 7वें दौर की बातचीत है। मुद्दा गंभीर है, संवेदनशील है। सहृदयता के साथ अपनी बात रखने यहां पर तमाम प्रवक्ता आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से ऐश्वर्य जैन भी आपके टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ हैं। बड़े दिनों बाद कांग्रेस की प्रवक्ता जो कि रिटायर्ड विंग कमांडर हैं। भारतीय वायुसेना में आपने भारत मां की सेवा की है और आज प्रधानमंत्री ने कृषि रेल के साथ साथ वायु कृषि का भी जिक्र किया है। तो अनुपमा जी, एक तो आपको बधाई आज के आपके स्थापना दिवस पर, और दूसरा आज आप देश का सवाल में बड़े दिनों बाद आई हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ तौसीफ खान साहब। तौसीफ साहब, आप टीएमसी समर्थक हैं, आप पेशे से वकील हैं, आपका भी स्वागत, क्योंकि ये ट्रेन जो महाराष्ट्र से निकली है बंगाल पहुंचेगी और प्रधानमंत्री ने यह भी जिक्र किया है कि बंगाल की मछली इधर उधर लोग खाने के लिए जो स्वादिष्ट मछली का स्वाद लेते हैं वो अब इस ट्रेन के जरिए पहुंचना आसान होगा। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ देवेंद्र तिवारी, आप किसान नेता हैं, आपका स्वागत है। और विवेक श्रीवास्तव जी, वाम नेता हैं। जी हाँ, ये ट्रेन भी जुड़ी है, सभी ट्रेन सीधा महाराष्ट्र से बंगाल। आप निश्चित ये कहेंगे इसके पीछे राजनीति है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्य जैन। सबसे पहले ऐश्वर्य, आपके पास आते हैं। किसानों की बात सरकार ने नहीं मानी। 29 दिसंबर को 11 बजे हो बातचीत, एजेंडा भी 4 मुद्दे। सरकार ने कहा 30 तारीख को विज्ञान भवन 2 बजे। किसान क्या कह रहे हैं? देखिए मनीष जी, लगातार हमारी आज किसान नेताओं से बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार पूरी तरीके से जिस पत्र का उन्होंने जवाब दिया था उस पत्र के शब्दों के साथ खेल रही है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उनके 4 एजेंडा क्या हैं और उन 4 एजेंडाओं पे वो बात नहीं करना चाहती है। आज जिस तरीके से केंद्र सरकार ने उन्हें जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आप आइए 30 दिसंबर को 2 बजे विज्ञान भवन पर खुले तौर पर हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां पर आज पंजाब के किसानों की बात हुई और बैठक हुई और इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा की भी बैठक हुई। उन्होंने कहा है कि अगर इन 4 एजेंडाओं पर 30 दिसंबर 2 बजे बात नहीं होती है, जिस प्रकार से हमने कहा है, अगर वो नहीं होती है तो हम उस बैठक को वहीं से बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। यहां पर जो 40 किसान यूनियन है वो पूरे के पूरे अपने जो नेता है उनको यहां से भेजेंगे और बातचीत जरूर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई, उन एजेंडाओं पर बातचीत नहीं हुई तो वो बैठक को बॉयकॉट कर देंगे और बीच में से चले जाएंगे। इस तरीके की बातें साफ तौर पर आज किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर से कही। कल एक बार फिर यहां पर मीटिंग का दौर जारी रहेगा और उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर वो कौन 40 यूनियन के कितने नेता होंगे जो आखिर में विज्ञान भवन में सरकार से बातचीत करने के लिए जाएंगे। जी हाँ ऐश्वर्य, किसान रेल को लेकर किसानों का क्या कहना है? छोटे छोटे किसानों के लिए आज प्रधानमंत्री ने सभी किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर एक सौगात दी है। यानी मामला और जो गतिरोध था वो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ था और वहीं पर अब किसानों के लिए एक कोल्ड स्टोरेज वाली ट्रेन भी जारी की गई है। देखिए, बात की जाए 18,000 करोड़ रुपए इन किसानों को सौगात के तौर पर रिलीज करना प्रधानमंत्री द्वारा, या आज किसान रेल को 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाना, इन तमाम बातों पर हमने किसानों से बात करी। हमने कहा कि लगातार केंद्र सरकार आप किसानों के हित में
कई बातें कर चुकी है और कई बार बड़े फैसले भी लिए हैं। प्रधानमंत्री ने आपसे डायरेक्ट संवाद करने की कोशिश की गई है, भले वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। साफ तौर पर यहां पर जो बैठे किसान हैं सिंघू बॉर्डर पर, उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार सिर्फ उन्हीं किसानों को सौगात दे रही है जो उनके हितैषी हैं और जो उनके पक्ष में है। हम किसान यहां पर बैठे हुए हैं, अगर कोई केंद्र सरकार से चाहता है कि हमसे बातचीत करने आए तो वो 40 किलोमीटर दूर यहां दिल्ली से सिंघू बॉर्डर आ सकते हैं और हम उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं। साफ तौर पर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। यहां पर जो किसान बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इनकी बातचीत नहीं सुन रही है, बल्कि सिर्फ उन किसानों को सौगात दे रही है जो केंद्र सरकार के शुरू से ही हित में रहे हैं। जी ऐश्वर्या, आपकी इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास लगातार आते रहेंगे। जी हाँ, हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर मैंने सबका तारुफ करा दिया है। आज का ये देश का सवाल मुझे लगता है कि सबसे पहले अनुपमा आचार्य जी से ही शुरू किया जाए। जी हाँ, कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस। अनुपमा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रही हूँ मनीष जी, आपसे भी बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। नमस्कार आपको भी, हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। और अच्छा लगा कि आपने कांग्रेस के स्थापना दिवस की बात जी अनुपमा जी, अभी मैंने सवाल नहीं किया है आपसे। अनुपमा जी, मेरा सवाल है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी की यह कविता है। माहेश्वरी जी की इस कविता को राहुल गांधी ने जाने से पहले ट्वीट कर कहा था। अब विपक्ष ये कह रहा है कि आंदोलन पर किसान है, राहुल गए मिलान है। जी, तो ये आपका सवाल है? जी देखिए, ऐसा है कि जब ये बिल आया था और बिल चर्चा नहीं हुई और इसे एक्ट में बदल दिया गया, पहले पास किया गया दोनों सदनों ने और उसके बाद एक्ट में बदल दिया गया। उसके बाद क्योंकि बिल पर चर्चा ही नहीं हुई, कांग्रेस ने तभी भी प्रतिरोध किया था, तभी भी विरोध किया था और उसके बाद राहुल गांधी ने इसके ऊपर पूरा सितंबर के अंत से लेके अक्टूबर के शुरुआत में काफी रैलियां की थी। पंजाब में, चंडीगढ़ में उन्होंने रैलियां की थी। उसके बाद पूरे देश भर के किसानों ने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षरित पत्र को राष्ट्रपति जी को उन्होंने दिया। तो कांग्रेस तो किसानों, न केवल किसानों के, कांग्रेस देश की आत्मा में है। और कांग्रेस उस समय जब देश पर प्रॉब्लम आई, जब देश का बुरा हुआ है, कांग्रेस हमेशा उठ के खड़ी हुई है और देश के पीछे रही है और देश कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा फोकस है। तो यही समझ लें कि ये बिल जो है, इसका जो एक्ट है, इसका विरोध कांग्रेस शुरू से कर रही है। आज किसान कर रहे हैं उसका, कांग्रेस हमेशा उनके साथ है क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है और किसानों के साथ। अनुपमा जी, ये विरोध के लिए विरोध है कि इसमें संजीदगी भी है, किसान आंदोलन पर हैं, राहुल जी चले गए। आप देखिए, यहाँ पर आप एक तरफ मुझे दो तरफा आप बात कर रहे हैं। एक आप कह रहे हैं कि आप उनके साथ हैं कि नहीं है, बिल्कुल है। राहुल गांधी अभी उसके प्रेसिडेंट नहीं है, वो लगातार इस आंदोलन के साथ थे और अगर वो 4-5 दिनों के लिए अपने किन्हीं परिवार के सदस्य देखने गए हैं जो बीमार हैं, तो उसमें आपके क्यों होना चाहिए? जब पूरी कांग्रेस पार्टी और बाकी सारे सदस्य और किसान सब अपने पर साथ खड़े हुए हैं। अनुपमा जी, ये आपत्ति मुझे नहीं है। अनुपमा जी, ये आपत्ति मुझे नहीं है। इस पैनल पर बैठी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं। ये सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है। वो कह रहे हैं कि राहुल को अगर इतनी फिक्र और चिंता थी तो आखिर गए क्यों? अनिला जी, मैं आपको लाना चाहूंगा डिबेट में। राहुल चले गए, राहुल रहे ना रहे, आंदोलन पे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग अपनी बात करें, किसानों से बात करें, जो कि आप लोग करने वाले हैं। राहुल के नहीं रहने से आप लोग क्यों दुखी हैं? मनीष जी, सबसे पहली बात यह है कि राहुल गांधी रहे ना रहे, भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता और सरकार तो बहुत ऊंची चीज है। वहां तक राहुल गांधी सपने में जब सोचते होंगे छू भी नहीं पाएंगे। हमारी सरकार को फुर्सत नहीं है कि कांग्रेस के एक पिटे हुए नेता के बारे में चिंता करे, परंतु इस देश की जनता जरूर पूछना चाहती है कि भैया कहाँ गए? ये जो एकदम जैसे बरसात होती है और जगह जगह कुकर मुद्दे आपको दिखाई दे जाते हैं, तो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, उनका चरित्र यही है, अचानक दिखाई देंगे फिर ये गायब हो जाते हैं। खैर, राहुल गांधी यहाँ रहकर करते भी क्या? यहाँ पे जो कर रहे थे उससे तो कोई सेहत पे, किसान का आंदोलन हो चाहे कुछ हो, वो तो फर्क नहीं पड़ रहा था। जो भी बात है वो किसानों के बीच में और सरकार के बीच में। बाकी तो राजनीतिक दल अपने जो हाइपर वेंटिलेशन कर रहे हैं
तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसी इनकी स्थिति है। चलो मिलान चले गए, उनका अपना कुछ व्यक्तिगत काम होगा, कांग्रेस जाने और राहुल गांधी जाने। कांग्रेस के लोग ज्यादा परेशान हैं कि स्थापना दिवस है 136वां, उसके बावजूद भी जो अपने आप को पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, आगे भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वो गायब है। तो कांग्रेस की चिंता है ये, बाकी देश की चिंता नहीं है। राहुल गांधी इतने बड़े नेता नहीं हो गए हैं। हो सकता है कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए वो बड़े नेता होंगे, पर भारत के लिए नहीं है। और इसका उदाहरण बार बार भारत की जनता स्थापित कर देती है कि जो इस प्रकार से कांग्रेस को वो नकारती है। मैं अपनी जो किसानों का मुद्दा है उसमें मैं कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल के ऊपर चर्चा भी करना पसंद नहीं करती हूँ। यहाँ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन ने ये कहा कि जब जब देश के ऊपर कुछ बुरा हुआ, कांग्रेस खड़ी रही है। जब जब देश के ऊपर बुरा हुआ है बहन, एक एक नागरिक खड़ा रहा है। इस देश के नागरिक के लिए देश सर्वोपरि है। राजनीति होती रहती है, राजनीतिक दल आते जाते रहते हैं, अरे देश रहेगा तो सत्ता रहेगी, ये भावना है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे देश के ऊपर कुछ बुरा होगा तो भैया भारतीय जनता पार्टी करेगी, कांग्रेस अनिला जी, नहीं अनिला जी, मैं ये अपेक्षा कर रहा था कि आप कम से कम आज अनुपमा आचार्य को देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के स्थापना दिवस की बधाई कम से कम आप दे देंगी। नहीं, मैं आपको बताऊं, बहुत मनहूस दिन था जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सूट बूट वाले लोगों ने इसकी स्थापना करी थी और मैं उसके इतिहास में नहीं जाना चाहती हूँ कि क्यों स्थापना की गई थी और किस प्रकार से अलग अलग नेताओं को उसमें प्लांट किया गया था। ये पूरा इतिहास है, उसके लिए कभी आप अलग से चर्चा कर लीजिएगा। तो सूट बूट वाले लोगों ने इस पार्टी की शुरुआत करी थी और किस प्रकार से आखिरकार देश का विभाजन हुआ और क्या हमारा भारत हमको ये मिला और एक भारत का जो हिस्सा है वो टूट कर चला गया। धन्य हो ये कांग्रेस पार्टी। अनुपमा जी आपके सवाल पर जवाब देना चाहती हैं। अनुपमा जी, मैं कहना चाहती हूँ कि सबको मालूम है इतिहास में दर्ज कि आरएसएस क्या कर रहा था जब कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कर रही थी। इसके पहले ये जो पिछले 6 साल से एक नई वोकैबुलरी शुरू हुई है, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, गद्दार, ये सब जानते हैं क्या है? ये मुलम्मा चढ़ाया जाता है उस पार्टी के द्वारा जिसने जब ये जो फिरंग परस्त करती थी और जिसे ये जरूरत पड़ती है आज ये बताने की बड़े राष्ट्र प्रेमी है, अचानक ये आकर इतने सारे, और देश में क्या किया है आज देश की आधी जनता इनके लिए देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, अवार्ड वापसी गैंग है, हॉर्न मार्केट गैंग है। ये सब कहां से आएंगे ये सब चीजें? ये सब जो भद्दी जो भाषा है ये उन लोगों ने जो औसत बुद्धि के लोग जिनका देश से कोई सरोकार नहीं था आज वो काबिज हुए हैं क्योंकि देश को बड़ा नया नया लगा इनका प्रोपोगेंडा। उस नएपन के कारण आज ये काबिज हैं और मेरा तो कहना है होगा उनको बहुत गुरूर अपनी चपाओं पर, हम भी वहीं खड़े रहेंगे अपनी वफा के साथ। अनिला सिंह जी, देखिए ऐसा है मनीष जी, वैसे तो मैं रिएक्ट नहीं करना चाहती क्योंकि आपने कहा कि आज उन लोगों का स्थापना दिवस है और मैंने अपनी मनोभावना यहाँ पे व्यक्त भी कर दी कि मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या सोचती हूँ। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि हम लोग मंद बुद्धि हैं, तो ये औसत बुद्धि वाले लोग हैं। बहन, हम औसत बुद्धि वाले लोग हैं, इसीलिए देश की जनता हमें बार बार चुनकर लेकर आ गई है। और मैं बताऊं औसत बुद्धि क्या होती है? नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक का जो एकेडमिक करियर है ना इनके परिवार का, जाके देखकर पढ़कर आइएगा, फिर यहाँ पर बात करिएगा औसत बुद्धि, मंद बुद्धि की और तीव्र बुद्धि की। आप हमें पाठ ना पढ़ाएं कि किसकी कैसी बुद्धि है। और टुकड़े टुकड़े गैंग की आप बात करती हैं, ये चंद लोग होते हैं हर देश में और उन चंद लोगों की गर्दन और गिरेबान पकड़कर उनको कहाँ उनकी जगह होती है उसको फेंकने का काम सरकार करती है। अनिला जी, मेरा आग्रह है कि हमारी बहस अन्नदाता को लेकर है। आज पहली बार 33 दिन के भीतर प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा संवाद किया है जो केवल और केवल किसानों को लेकर। अनिला जी, अनुपमा जी, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ 2 मेहमान और हैं, मेरे साथ तौसीफ खान साहब, जी हाँ, एडवोकेट तौसीफ खान जो कि टीएमसी समर्थक हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी, मैं आऊंगा आपके पास। तौसीफ साहब, आपके यहां एक ट्रेन आ रही है, 40 घंटे में पहुंचेगी, जिसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है और ये पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए भी सौगात है। आप अपने आप को अलग मत समझिएगा, इसका फायदा उनको भी होगा।
ये तो अच्छी बात है और मैं पूरा यकीन करता हूं कि ये रूटीन है। ये कोई प्रधानमंत्री जी ने इससे एजिटेशन का हल नहीं निकाल दिया। आप ये देखिए कि बॉर्डर में जो लोग, जो किसान बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें कितनी जान जा चुकी है, कितने लोगों ने आत्महत्या कर दिया, कितने लोगों के ठंड से जान चली गई। क्या उनके जानों की कोई कीमत नहीं है? प्रधानमंत्री जी ये बात को इतना हल्का क्यों कर देते हैं? कभी कह देना बीजेपी वालों का कि ये खालिस्तानी है, कभी कह देना टुकड़े टुकड़े गैंग है, कभी कह देना कि ये पाकिस्तानी। ये जो रवैया है, अगर पंजाब से बीजेपी को वोट कम मिला है तो पंजाब के साथ क्या केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करेगी? ये कैसी नीति है? वो तो प्रधानमंत्री पूरे मुल्क के हैं, चाहे वो पंजाब से उनको वोट कम मिला हो, सीट कम मिला हो, फिर भी वो पंजाब के किसानों के बारे में सोचेंगे। और इस एहतजाज में, इस प्रोटेस्ट में सिर्फ पंजाब के किसान तो नहीं है, हरियाणा वाले भी हैं। उनके जो एनडीए के जो अपने अलायंस है वो उनको छोड़ के चले गए, चाहे वो पंजाब के अलायंस हो, चाहे वो हरियाणा के अलायंस हो। तौसीफ जी, आप वकील हैं, आप पेशे से वकील हैं। अगर आप ये प्रांत में अगर प्रधानमंत्री को बांटने की कोशिश कर रहे हैं तो आज ये जो रेलगाड़ी, जो ये किसान रेल को हरी झंडी दिखाई दी गई है, जिसको दिखाई गई है, वो बंगाल आ रही है वो ट्रेन। अगर ऐसा कुछ होता तो वहां ये गाड़ी वहां नहीं जाती। कृषि सुधारों और नीति नियत को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी नीति और नियत दोनों साफ है। देखिए, कायदे से तो रेल को हरी झंडी रेल मंत्री को दिखाने का रूटीन होगा, मुझे पूरा इस पे यकीन है। लेकिन प्रधानमंत्री जी रेटोरिक्स में बिलीव करते तो उन्होंने खुद जाकर के हरी झंडी दिखा दी, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को, इन किसान भाइयों को जो जगह जगह पे मुल्क भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका भरोसा जीतना है या नहीं जीतना है? जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो साथ, विश्वास और विकास इन किसानों का है या नहीं है? वो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाव दिया था कि क्या आप बातचीत का रास्ता चालू करने के लिए किसान यूनियन का यह कहना है कि आप पहले 3 कानून को रिपील कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव था कि आप इसको एबियंस में डाल दें। तो एबियंस में डाल करके एक विश्वास का वातावरण पैदा करके फिर बात करें। जी हाँ, किसान की बातचीत होगी परसों। है, मैं कह रहा हूं कि विश्वास वाला वातावरण पैदा करके बातचीत करें। जी, वो कहते हैं कि इनको मिश्रित बातचीत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि 7वें दौर की बातचीत एक ये विश्वास के तहत ही हो रही है और इसमें जरूर कोई समाधान निकले, ये हम भी चाहते हैं। 2020 की ये यादें इसी साल खत्म हो जाएं और 2021 में कम से कम नई फसल, नई उम्मीद और नई उमंग के साथ हम सब बनाए। विवेक श्रीवास्तव जी, ये जो किसान रेल है, ये छोटे से छोटे किसान के लिए भी फायदेमंद होगी। 3 किलो अनार से लेकर 17 डजन अंडे भी आप भेज सकते हैं। इसका लाभ और फायदा ये जिस भी मार्ग से होकर गुजरेगी वहां के किसानों को होगा। देखिए, अब आप मेरी बात को सुनिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस ट्रेन का, इस एजुटेशन से और इस एजुटेशन में जो किसान मांगे कर रहे हैं उनसे क्या संबंध है। कोई संबंध नहीं है। एजुटेशन की डिमांड्स अलग हैं, मिनिमम परचेज प्राइस एक अलग मुद्दा है, कॉर्पोरेट फार्मिंग एक अलग मुद्दा है, जो अडानीज अंबानीज ने उठा करके गोदाम बना रखे हैं, कल हमें लग रहा है प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से ब्लैक मार्केटिंग होगी, वो अलग मुद्दा है। तो ये ट्रेन चलाना और एजुटेशन को हैंडल करना, इनमें संबंध क्या है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आप एक ट्रेन चला करके आप कहना क्या चाहते हैं, किसके लिए ट्रेन है, कितने बड़े फार्मर के लिए है? पार्लियामेंट का सत्र आप बुला नहीं रहे हैं और एक तरफ आप घोषणा करते हैं सरकार बड़ी ओपन माइंडेड है साहब, हम तो अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, हम तो लिखित में देने के लिए तैयार हैं। किसको लिखित में दोगे? कहां लिखित में दोगे? भारत के एक अखबार पे लिख के दे दोगे क्या, कागज की पुड़िया पर? आप पार्लियामेंट सत्र बुला नहीं रहे। बड़ी टैक्टफुली आपने विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को साइड में रखा और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच चलता रहेगा, वेट एंड वॉच चलता रहेगा, किसान अपने आप थक जाएगा और चला जाएगा। तो इस तरीके से एजिटेशन हैंडल नहीं होते हैं। हम अभी भी कह रहे हैं इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है। आप राहुल गांधी पर प्रश्न उठाइए या ना उठाइए, एक तरफ आप कहते हैं साहब इसके अंदर पॉलिटिशियंस को नहीं आना चाहिए, तो जब पॉलिटिशियन इसमें नहीं आ रहे हैं तो हल्ला किस बात का? दूसरी बात,
आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 26 दिसंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस था। 28 दिसंबर को इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना दिवस है। और हमारी तरफ से हम कांग्रेस की बहुत सारी नीतियों पे उनके खिलाफ हैं। फिर भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में इस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो हमारी तरफ से इनको शुभकामनाएं। आरएसएस और जनसंघ देश की आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं लड़े। वीर सावरकर जो इनके हीरो हैं, अंग्रेजों को माफीनामे लिखे, तो इनको आजादी की लड़ाई का क्या मालूम? इनको क्या मालूम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भगत सिंह जैसे कम्युनिस्टों ने कितनी गोलियां खाई हैं? इनको नहीं मालूम है। इसलिए जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, इनको समझ ही नहीं आएगा कि आजादी की लड़ाई में लड़ने का क्या मतलब है। हम नेहरू जी के से बहुत से इश्यूज पे हमसे उनसे मुख्तलिफ राय रखी, लेकिन नेहरू जी फिर भी देश के फाउंडिंग फादर्स में से थे। 15-16 साल जेल में रहे थे। कौन सा जनसंघ का नेता रहा था? जरा बताएं मुझे यहाँ पे आकर के। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और गोवलकर जो इनके आइडियोलॉजिकल गुरु हैं, जिन्होंने कहा था कि देश का दुश्मन विवेक जी, आपकी एक बात को तारीफ करनी होगी। देश का दुश्मन मुसलमान है। विवेक जी, आपकी एक बात को लेकर तारीफ करनी होगी कि आज आप कांग्रेस की भूमिका में भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपका गठबंधन हो गया है। जी, देखिए, बात गठबंधन की नहीं है, बात कॉन्स्टिट्यूशन की है। इकोनॉमिक मुद्दों पे, प्राइवेटाइजेशन पे हम लोग कांग्रेस के से एक विपरीत राय रखते हैं, लेकिन हम विपरीत राय रखते हैं और हम उसमें कांग्रेस का समर्थन कभी नहीं करते। लेकिन जब देश के सेक्युलर फैब्रिक को बचाने की बात आती है, सेक्युलरिज्म की बात आती है, तो हमारा यह मानना है कि कुछ भी हो 70 सालों में इस देश में हिंदू और मुसलमान प्रेम से साथ साथ रहा। जातियां उठी हैं, सभी जातियां एक साथ हैं, और इस फैब्रिक को तोड़ने का काम यदि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो पार्टियों को इकट्ठे आकर के उसके खिलाफ कुछ करना होगा। इस समय एक सकारात्मक समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसका ज्यादा विवेक जी, इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान नहीं करना है। बहुत सारी बातें हुई, मैं बाकी बातें कुरेदना नहीं चाहता जो पिछले 32 दिनों में हुई हैं। अनिला जी, नीति और नियत साफ है। हमारी नियत जो है वो गंगा जल जैसी पवित्र है, तो फिर इतना असंतोष क्यों? 7वें दौर की बातचीत को लेकर किसान अब भी आश्वस्त नहीं दिखाई दे रहे। उनका ये मानना है कि बातचीत में क्या निकलेगा ये पता नहीं, लेकिन हम अपनी 4 मांगों को लेकर अड़िग गए। अगर सरकार उन पर बात करेगी, उसको लेकर अगर सारी बातें मानेगी, तो ही समाधान निकलेगा। अनिला जी, सबसे पहली बात, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर सबसे पहले ये जो सीपीआई जो फ्रेंचाइज पार्टी है, हाँ, दूसरे देशों की फ्रेंचाइज पार्टी जो हमारे भारत में है, ये कम्युनिस्ट जो हैं, इनका उत्तर दे। ये मुझसे पूछती है कि जनसंघ का क्या है? आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस को भेष बदल के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर इस देश से बाहर लेकर के गया था। अरे आप सुनिए पहले मेरी बात। आपको सीपीआई का इतिहास नहीं मालूम, और तुमने सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं सुना है। तुमने सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं सुना है। वो सुभाष चंद्र बोस जिसको अंग्रेजों की गिरफ्त से निकाल करके सीपीआई का कैडर अफगानिस्तान लेकर के गया था। तुम्हें ना कम्युनिस्टों का इतिहास मालूम है, ना तुम्हें भारत का इतिहास मालूम है। पहले भारत का इतिहास पढ़ो और फिर बात करो, और सुभाष चंद्र बोस का इतिहास पढ़ो और पढ़ करके आओ कि किस प्रकार से कम्युनिस्टों ने मत देना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता कि स्वतंत्रता संग्राम क्या होता है। जाके इतिहास पढ़कर बैठा करो। यहाँ पर उल्टी सीधी बातें करते हो ना तुम जैसे लोगों का ना मुंह पे चपाट लगा के सीधा चुप कराने आता। मेरे दादाजी जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आ जाना मेरे घर, दिखा दूंगी तस्वीर, सर्टिफिकेट में दिखा दूंगी। चुप करके बैठो, चुप करके बैठो। शर्म आनी चाहिए। तुम उनसे अपमान कर रहे हो जिन्होंने अपनी शहादतें दी है। तुम जानते क्या हो? कुछ नहीं जानते हो। फ्रेंचाइजी पार्टी, टुकड़े टुकड़े गैस को टुकड़े फेंकने वाली पार्टी, देश को तोड़ने वाली पार्टी, यहाँ पर बैठकर बकवास करेंगे, यहाँ पर बैठकर मुझे सिखाएंगे कि स्वतंत्रता सेनानी कौन होते हैं। अरे मूर्ख, आजा मेरे घर, मेरे ऑफिस में आकर देख, मैं दिखाती हूँ कि मेरे दादाजी क्या रहे हैं। कुछ ज्ञान नहीं है, चुप होकर बैठो। इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अरे वर्तमान की बात करो, वर्तमान की बात करो, भविष्य की बात करो। अरे चुप कर दो। अरे डायनासोर की एज में रहने वाले व्यक्ति, तुम जैसे को चुप कराना मुझे अच्छी तरीके से आता है। और जो किसान बैठे, क्या जानते हो खेती बाड़ी के बारे में? पता है कि पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों बैठे हैं? कुछ पता है पार्टी के चमचे? विवेक जी, अनिला जी, पार्टी के प्रवक्ता पता है तुमको कि क्यों बैठे हुए हैं? विवेक जी, अनिला जी, अनुपमा आचार्य जी और एडवोकेट तौसीफ खान साहब, अब वक्त है सुर्खियों का। अब वक्त है सुर्खियों का कृषि सुधार कानूनों को लेकर।
कृषि सुधार कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार और हमारी नीयत सही रास्ते पर है। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं बीजेपी से अनिला सिंह जी, कांग्रेस से रिटायर्ड विंग कमांडर अनुपमा आचार्य, एडवोकेट तौसीफ खान साहब, आप टीएमसी समर्थक हैं, और हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जो कि वाम नेता हैं और वाम पार्टी की तरफ से आप प्रवक्ता के रूप में हमेशा बैठते हैं। अनिला जी, प्रधानमंत्री का कहना है कि इस समय जो सरकार सोच रही है कृषि सुधार कानूनों को लेकर, सरकार की नीयत तो साफ है, हम रास्ते पर भी सही है, उन्होंने ये तक कह दिया, तो संकेत में ये इशारा दे दिया कि सरकार जिन कानूनों को लेकर बात कर रही है उसमें कोई सौदेबाजी नहीं। देखिए, एक बात समझिए मनीष, जब केंद्र की सरकार कोई कानून बनाती है तो वो पूरे देश के लिए बना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो रह रहा होगा किसान, चाहे वो तमिलनाडु, कन्याकुमारी में, चाहे अरुणाचल में, चाहे वो गुजरात में, किसी एक प्रदेश के लिए नहीं बनाती है, क्योंकि हर जो क्षेत्र है उसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। आज हम देख रहे हैं पंजाब का किसान या हरियाणा का कुछ किसान है, थोड़ा बहुत जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है वो आज जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो किसान जो है इस वक्त वो फ्री है, उन्होंने उनकी धान की कटाई हो चुकी है, गेहूं वो बो चुके हैं, वो आ गए हैं। जो लोग गन्ना किसान है वो नहीं आ पा रहे हैं, उनके अलग दूसरे इश्यूज हैं। हर किसान का अपना इशू होता है, पूरे विश्व में किसानों के अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यहाँ पर ये जो लॉज लेकर आए हुए हैं, देखिए एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है वो राज्य का विषय होता है। मैं कौन रोक रहा है उनको? भाई आप अच्छे से अच्छा करिए ना अपने किसानों के लिए। यहाँ तो केंद्र की सरकार आपको एक और ऑप्शन दे रही है, आप उसको ऑप्ट करना चाहते हो आप करो, आप नहीं करना चाहते हो नहीं करो। पंजाब के फार्मर्स को लग रहा है कि ये 3 कानून हमारे लिए नहीं है ठीक, तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि इनके लिए ठीक नहीं है, तो जो नागालैंड और मणिपुर में बैठे हैं उनके लिए भी खराब है। ये हमें सोचने का विषय है कि केवल पंजाब या पार्ट ऑफ हरियाणा या चंद जो किसान हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बैठे हैं, उनके लिए पूरे कानून जो है बदलाव तो नहीं ला सकते। उसके बावजूद भी जो उनके मन में एक भय था एमएसपी को लेके, मंडियों को लेके, जो चाहे वो पराली जलाने को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जी विवेक जी आ रहा हूं। गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम आपको लगता है कि हम इनमें बदलाव लाएंगे तो हम नहीं लेकर आ रहे हैं, जहां बदलाव चाह रहे हैं तो हम उसको आपको रिटर्न में भी दे देंगे। परंतु एक अड़ियलपन जब आ जाता है तो वो गड़बड़ हो जाता है। देखिए, मंडी की अगर मैं बात करती हूँ तो पंजाब में हमें अच्छी तरीके से पता है कि किस प्रकार से एक कार्टेल चलता है, एक नेक्सस चलता है, कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है वहां पर। तो जो इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं पंजाब में, वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्योंकि पंजाब का अनिला जी, पंजाब के अलावा हरियाणा और हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसान संगठन अब लगातार जुड़ते जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मनीष जी, ये आंदोलन देश भर में हो रहा है, ये आंदोलन देश भर में हो रहा है। इसको सिर्फ पंजाब के फार्मर्स का और सिखों का आंदोलन मत बताइए आप, पूरे देश में आंदोलन फैल रहा है। महाराष्ट्र के फार्मर भी बिल के खिलाफ है, उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल साउथ के भी खिलाफ है, उत्तर प्रदेश का फार्मर भी आया हुआ है, ये नहीं समझ सकते। और राजस्थान के फार्मर को आपने शाहजहांपुर बॉर्डर पर रोका हुआ है होगा कि हमको फर्क पड़ता है। और यहाँ पे आप शब्दों का प्रयोग करके आप कोई पॉइंट नहीं बना रही है, सरकार उनसे बात कर रहे हैं, आप सिर्फ आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वही आपको शोभा देता है। तो सरकारें हैं, कृषि भैया उनका विषय है, सरकार कहाँ बात कर रही है? केंद्र की सरकार कहाँ लिख करके दोगे? कहाँ लिख करके दोगे किसानों को? क्या अमेंडमेंट लोगे? प्रधानमंत्री किसान लिफाफे के ऊपर लिख करके दोगे? बिना पार्लियामेंट बुलाए हुए अमेंडमेंट्स करेंगे आप? और फिर चाहे वो कृषि विकास योजनाओं, इतनी सारी योजनाएं सरकार की, केंद्र सरकार की चल रही है। अरे भाई, ये सूट बूट की सरकार और अंबानी अडानी का बिल, ये आपको वापस लेना पड़ेगा। ये सूट बूट की सरकार और अंबानी अडानी का बिल, इसको तो वापस लेना पड़ेगा। हाँ, ये जो फोन से बात कर रहे हो, ये भी नहीं, आप शब्दों का प्रयोग करिए, आपको सिर्फ आप शब्द कहने आते हैं, आप बिना पढ़ के डिबेट में आइए, फिर मेरे को आप शब्द कहिए। अरे आप जैसे हाँ, आप शब्दों में आ जाइए, आपको आप शब्द शोभा दे रहे हैं, जो भाषा इस्तेमाल करोगे उसी भाषा में जब आपका नहीं हमें भाषा से नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र सब यहाँ जाहिर हो रहा है। आपके आप शब्दों से आपकी पार्टी का कैरेक्टर पता चल रहा है कि कितना वॉलेटाइल है आप लोग, और लड़ाई झगड़ा आपके डीएनए में। बैठती हूँ, मुझे खेती किसानी बिल्कुल नहीं, आप डिबेट में पढ़ के नहीं आती हैं,
आपके पास पॉइंट्स नहीं होते, फिर उसके बाद अब शब्दों में आते हैं। आपको सुभाष चंद्र बोस का नहीं पता, आपको स्वतंत्रता संग्राम का नहीं पता, आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का नहीं पता, आपको कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पता, आपको फार्मर बिल का नहीं पता, आपको अंबानी अडानी का नहीं पता। आपका ज्ञान शून्य है, आपका ज्ञान शून्य है। और शून्य ज्ञान के साथ यहाँ पे आओ, कभी मूर्ख कभी डायनासोरस, बस यही सब बोलिए आप। जो पढ़ के नहीं आता है वो ये शब्दों का विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, अनिला जी, विवेक जी, अनिला जी, विवेक श्रीवास्तव, अनिला जी, हमारे साथ दो और मेहमान हैं, अनुपमा आचार्य। मुझे ऐसा लगता है कि अनिला जी आपके कई दागे हुए सवालों का जवाब देने के लिए आतुर हैं। अनुपमा जी, बंद कर दीजिए। अब बीजेपी कह रही है, सरकार कह रही है, किसानों के कंधों पर आप लोग जो बंदूक रखकर सियासत कर रहे हैं, इसे अब बंद करिए। किसानों और सरकार के बीच समाधान होने दीजिए। मत उकसाइए, मत भड़काइए, मत बरगलाइए, मत गुमराह करिए। ये बंद करिए। अब 7वें दौर की बातचीत होने वाली है। मुझे ये बताइए मनीष जी कि बीजेपी के कितने नेता हैं जो किसानों के पास तक गए हैं? विज्ञान भवन की बात मत करिए मुझसे। मुझे बताइए कि अनिला जी एक बार भी गई हैं किसी एक बॉर्डर पे? मैं गई हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। वहां अगर पार्टी का नुमाइंदा जाता भी है तो वो अपनी पार्टी के बारे में बताता नहीं है। किसान एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो हम कहाँ किसी के कंधे पर चढ़ के बंदूक चला रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि आपने जब इस प्रोग्राम का टेम्पो सेट किया तो आपने एक गाड़ी की बात की। मुझे बताइए उस गाड़ी का यहाँ पे ताल्लुक क्या है? मुझे तो नहीं समझ में आया। मैं आपको बताती हूँ, एक बात ध्यान से सुनिएगा मनीष जी। आप हैं, मैं हूँ, जवान है हमारे, मतलब फौजी, किसान है, दलित है, सरकारी कर्मचारी है, व्यापारी है या मीडिया सही, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट है, चुनावी प्रोडक्ट है। ये हमें दांव पे लगा सकते हैं, ये हम पे खेल खेल सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये किसानों की लड़ाई है। अगर ये देश का अन्नदाता है ना, तो राजा बन के किसी को प्रजा समझने की भूल ना करें सरकार। ये अन्नदाता है हमारे देश का, उन तक जाइए ना, उन तक हाथ बढ़ाइए। उनको बार बार आप वहां बुला रहे हैं, आप में से कितने लोग गए हैं? और अब एक बात और कहूंगी आखिरी में, कि जो मैंने औसत बुद्धि कहा था ना, इतनी देर मैंने जो बातें सुनी और जिस तरह की भाषा का प्रयोग मैंने देखा बीजेपी प्रवक्ता की ओर से, मुझे पूरी बीजेपी की जमात को का कहने में कोई अब हिचक नहीं है। एक बार मेरे मन में आया भी था, वो आपने हिचक खत्म करवा दी, क्योंकि आपने जिस तरह से इनको अलाउ किया, उनको इतनी इतनी गंदी गंदी भाषा से प्रयोग करने के लिए, तो मेरे को तो मैंने कहा था उसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं रहा। अगर गुरूर है सूरज को अपनी इज्जत पर, तो फिर ये कचरा अभी तूफान होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा मनीष जी। जी अनुपमा जी, आपका शायराना अंदाज, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जरूरी है कि कांग्रेस भी समझे कि ये जो शायरों के, बड़े बड़े कवियों के ये जो बोल हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया था द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी की कविता का, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, ये सारी बातें केवल कहने के लिए, ट्विटर पर लिखने के लिए और इसके लिए ना रहे, ये जमीन पर यथार्थ होता हुआ भी दिखे। हमारे साथ एडवोकेट तौसीफ खान साहब। तौसीफ साहब, बंगाल को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, ममता दीदी ने भी आज ट्वीट के जरिए हमला किया। सरकार आगे बढ़ रही है, कुछ दिनों से गतिरोध था, सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन अब 7वें दौर की बातचीत है। आप भी कोशिश करें कि समाधान निकले, क्योंकि आप भी ये दावा कर रहे हैं, आप भी किसान के हितैषी हैं, तो आप भी किसानों को समझाएं क्या फायदा, क्या नफा, क्या नुकसान। नहीं, देखिए, किसान के साथ में पूरा देश है। किसान की ये जो एजिटेशन चल रही है, ये तो पूरे देश में चल रही है। तो सरकार को चाहिए कि वो अपना रुख को नरम करे। देखिए, हमारी जो बीजेपी की सरकार है, मोदी जी, वो मार्केटिंग के बड़े चैंपियन है। आज वो ट्रेन को लेकर के, जो किसान रेल को लेकर के उन्होंने मार्केटिंग कर दिया। लेकिन आपको याद होगा कि जब ये कोविड का माहौल था, जब लॉकडाउन का माहौल था, और ट्रेन तो बंद इन्होंने कर दिया था, लेकिन जब इन्होंने ट्रेन चालू किया तो उस वक्त भी अपने प्रवासी मजदूर को घर जाने के लिए भी भाड़ा उन्होंने नहीं दिया था। जबकि उससे पहले, लॉकडाउन शुरू होने से पहले 100 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया था देश के सबसे बड़े पूज्य मुल्क के, पूरे दुनिया के सबसे बड़े पूज्यपति डोनाल्ड ट्रंप जी आ रहे थे इंडिया में, 1000 करोड़ रुपया उनके लिए खर्च कर दिया। लेकिन जब गरीबों को, मजदूरों को लॉकडाउन के टाइम में घर भेजने के लिए
ट्रेन चालू किया तो ट्रेन का भी भाड़ा उन्हीं को दिलवाया, उनको देना पड़ा। तो ये मोदी जी क्या आश्वासन देना चाह रहे हैं? आज वो ट्रेन चालू करके हरी झंडी दिखा करके दिखाना चाह रहे हम किसान के साथ है। अगर आप किसान के साथ हैं तो चले जाइए। जनाब तौसीफ साहब, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि बंगाल की जो मछली है देश के अलग अलग कोने में भेजी जा सकती है, लोगों को बंगाल की मछली का स्वाद मिल सकता है। आपको अगर कस्टर्ड एप्पल, ऑरेंजेस यानी नागपुर के संतरे, ये सब का स्वाद आपको मिल सकता है, इसमें बुराई क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए कि छोटा छोटा किसान, जैसा कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि 3 किलो अनार और 17 डजन अंडे भेजने वाले भी किसान रहे हैं। नहीं, ये बता रहे हैं कि बड़े किसान के प्रति ये प्यार और मोहब्बत रखते हैं, लेकिन असल में ये काम कर रहे हैं अदानी और अंबानी की। ये तो सूट बूट वाली सरकार है बीजेपी की। अगर सूट बूट वाली सरकार नहीं है तो फिर ये पूज्योपति के तरफ, कैपिटलिस्ट के तरफ प्यार मोहब्बत दिखाते हैं और गरीब किसान और मजदूर की तरफ प्यार मोहब्बत नहीं दिखाते हैं। आप देखिए कि ये एयरपोर्ट को उठा के दे दिया बेच करके, ट्रेन को उठा के बेच दिया अदानी अंबानियों को। और अगर जहां पे बात आती है किसानों को तो ये कहते हैं कि भाई किसान को मिसलीड किया जा रहा है, किसान को समझना चाहिए कि सरकार सही कदम उठा रही। क्यों सिर्फ सरकार किसान माने के सरकार सही कदम उठा रही है? जी एडवोकेट तौसीफ साहब, अनिला जी के पास आऊंगा। अनिला जी, बहस का आखिरी पड़ाव है और सबकी नजरें आप पर टिकी हैं कि आखिर सरकार क्या सोच रही है। सरकार 7वें दौर की बातचीत में जब मसला इतने गतिरोध के साथ कुछ दिनों के लिए रुका हुआ था, तो अब 7वें दौर में ऐसा कौन सा चमत्कार होगा? आपको लगता है क्या बनेगी बात? क्योंकि किसान अड़िग हैं, किसान ने यह मन बना लिया है कि 4 बातों को लेकर जो मांगे सरकार के सामने रखी, वो मांगों से कम कुछ नहीं। ज्यादातर उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो फार्म लीडर्स हैं, नेता जो है, वो बैठक में आएंगे। पहले भी यही होता है कि ऑलमोस्ट 95% जो है किसान जो आए हुए नेतागण हैं वही बैठक में जाते हैं। बाकी 5% हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आते हैं। मैं आशा करती हूँ कि कोई ना कोई इसमें समाधान निकले, क्योंकि संवाद से समाधान निकलता है। सरकार जब बार बार बात सुनना चाह रही है, अपनी बात भी कह रही है, वो भी अपनी बात कह रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि इनकी सरकार जो है केवल एक राज्य विशेष के लिए नहीं पर पूर्ण भारत के लिए कानून बनाती है, तो ये बात समझने की है। जब सब बताया जा रहा है कि भी आपको ऑप्शन है, पर फिर भी उनके अपने जो भी इश्यूज है, मैं यहाँ किसानों के विषय में कुछ नहीं कहूंगी, उनके अपने मुद्दे हैं जिसकी वजह से वो सरहद पर बैठे हुए हैं। आशा करती हूँ कि सरकार और उनके बीच में जो भी वार्तालाप होगा वो कोई ना कोई उसको दिशा जरूर मिलेगी, जिससे कि ये जो प्रोटेस्ट है ये खत्म हो। और आखिरी बात एक और मैं कहना चाहूंगी कांग्रेस की प्रवक्ता से, कहते हैं ना जैसा राजा वैसी प्रजा। तो राहुल गांधी, जिनको पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के जो रहे हैं बराक ओबामा, उन्होंने जो कहा है, तो जैसे वो है वैसे उनके कार्यकर्ता और प्रवक्ता है उसी बुद्धि स्तर से यहाँ पर बैठ के बहस भी करते हैं। धन्यवाद। अनुपमा जी, आखिरी जवाब आपका, फिर मुझे बहस खत्म करनी है। बीजेपी एक बहुत ढीठ सरकार है, मजबूत बिल्कुल नहीं है। उसे संवाद बनाना आता नहीं है, संवाद बनाना सीखना होगा और देश का जो किसान है वो उन्हें सिखाएगा कि संवाद बनाना कितना जरूरी है। और एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ बात किसानों की हो रही है, बार बार राहुल गांधी को बीच में लाना और किसी किताब का जिक्र करना। अनुपमा जी, बार बार क्यों लाना पड़ रहा है राहुल जी को, मैं आपको बताता हूं। अनुपमा जी, राहुल जी को बार बार क्यों लाना पड़ रहा है, मैं आपको बताता हूं। आप देश के बड़े विपक्षी दल हैं, आप उसके नेता हैं। इन 33 दिनों के भीतर आप 2 बार राष्ट्रपति भवन जाते हैं, राष्ट्रपति जी से मिलते हैं, और उसके बाद आपने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर देने का दावा किया है। इसलिए राहुल जी को लेकर चर्चा होती है, बातचीत होती है कि इतने कम समय में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, ये जो हस्ताक्षर अभियान है ये सितंबर के एंड में शुरू हुआ है। मैंने खुद देखा है इसका जो एक लेखा जोखा था जो लिखा हुआ, इसका सितंबर के एंड में शुरू हुआ था। और 2 करोड़ का ये जो था मध्य प्रदेश में मैंने देखा है, मैंने इसको यहाँ देखा है, दिल्ली में ये अभियान बहुत पहले से शुरू है, करीब 1.5 महीने हो गए इसको। अनुपमा जी, एडवोकेट तौसीफ खान साहब, अनुपमा आचार्य जी, एडवोकेट तौसीफ खान, विवेक श्रीवास्तव जी और अनिला सिंह जी, जाते जाते हम इतना कहना चाहेंगे कि 7वें दौर की बातचीत 30 तारीख को होगी।
जी हां, सबकी नजरें किसानों के परिवार के लोग भी टीवी पर टकटकी लगाए इंतजार में हैं कि आखिर ये आंदोलन खत्म हो। जाते जाते देश का सवाल में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, 100 दर्द हैं, 100 राहतों का इंतजार है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना।